लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे सेशन का आगाज होते ही देश में नए वक्फ बिल संशोधन को लेकर के बड़ा पेंच फंस गया है। ऐसे में कानून बना करके मुस्लिमों की वक्फ की जमीन हड़पने का सपना देख रही बीजेपी को जोर का झटका लगा है। एक तरफ जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बार फिर से CAA NRC जैसे बड़े धरने का जो है ऐलान कर दिया है, दूसरी ओर जो है वक्फ कानून नहीं मानने वाले अपने नॉन बायोलॉजिकल PM साहब को अपनी रणनीति में फेरबदल करना पड़ा है। मौलाना अरशद मदनी ने ऐसा क्या कह दिया है और बीजेपी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर के किस तरह से रणनीति बदली है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे देश की बीजेपी की सरकार वक्फ कानून के जरिए इस्लाम को बदलने की कोशिश कर रही है और ये दावा किसका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश के वक्फ बिल का संशोधन संसद के बजट सत्र के दूसरे सेशन में पेश होना है। पहले ही सेशन में JPC द्वारा बनाया गया ये बिल जो है वो सदन में पेश किया गया था, लेकिन क्योंकि विपक्षी सांसदों के प्रस्ताव को बिल में नहीं दर्शाए जाने पे जबरदस्त विरोध हुआ था और इसी विरोध के बाद बीजेपी जो है वो बैकफुट पे आ गई थी और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी सांसदों की बातों को JPC में ऐड करने की बात कही थी। इसके बाद ये तय हुआ था कि अब बिल सदन के दूसरे सेशन में लाया जाएगा। आपको बता दें कि मोदी 3 ने सरकार में आने के बाद ही देश में वक्फ कानून संशोधन बिल लाने की कार्य योजना पे काम शुरू कर दिया था। PM मोदी ने खुद ही इस बात को कहा कि वक्फ कोई कानून नहीं बल्कि तुष्टीकरण की नीति के तहत कांग्रेस को मुस्लिमों को दिया गया एक तोहफा है। सुनिए PM मोदी का वक्फ कानून को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। सुना आपने, ये बयान मोदी का दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मंच पे दिया गया भाषण है। इससे साफ है कि वक्फ कानून को लेकर के बीजेपी की मंशा साफ है, वो मुस्लिमों की जमीन और उनकी संपत्तियों को हड़पना चाहती है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड ही है। देश में वक्फ की 8,72,321 से ज्यादा संपत्तियां हैं जो लगभग 9,40,000 एकड़ में फैली हैं। इसी के अलावा चल संपत्तियां 16,713 हैं। चल संपत्तियों की समय मार्केट वैल्यू जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि अगर अचल संपत्तियों को जोड़ दिया जाए तो इसकी कीमत जो है 100 लाख करोड़ के आसपास के पहुंच जाती है। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि इसी संपत्तियों पे सरकार की नजर है और इन्हीं संपत्तियों को हड़प के सरकार मुस्लिमों को खाली हाथ कर देना चाहती है। माना जा रहा है कि ये संपत्तियां मुस्लिमों के हाथ से निकल के सरकार के हाथ में चली जाएंगी तो मुस्लिम जमीनों पे, संपत्तियों पे सरकार का नियंत्रण हो जाएगा। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है सांसद असदुद्दीन ओवैसी का। बात हो गई। 5वीं बात यह है कि वक्फ बिल का मामला हुकूमत ने उसको पास किया, कैबिनेट में अब नया बिल लाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर वक्फ का कानून बनाने के लिए बिल को ला रही है। मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने के लिए, दरगाहों को छीनने के लिए, खानखाहों को छीनने के लिए, कब्रस्तानों को छीनने के लिए, इवैक्यू प्रॉपर्टी जो वक्फ है उसको छीनने के लिए और जो लोग वक्फ की जायदाद पर कब्जा करके बैठे हैं उनको इनाम देने के लिए यह कानून बना रही है। वक्फ बा यूजर को निकालना कितना बड़ा झूठ मोदी जी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि आप हिंदू धर्म की लॉ की किताब है, जस्टिस BK मुखर्जी की किताब, हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, हिंदू लॉयर से कह रहा हूं, BK मुखर्जी की किताब को पढ़ लो। BK मुखर्जी की किताब में यूजर बाय यूजर किसी मंदिर की प्रॉपर्टी हो जाती है, बाय यूसेज प्रॉपर्टी हो जाती है।
हिंदू धर्म के भाई बहनों से कह रहा हूं, बीके मुखर्जी की किताब में जब वो हो सकता है तो मुस्लिम धर्म में वक्फ यूजर कैसा निकालेंगे आप? सुना आपने? ओवैसी का साफ तौर पे कहना है कि बिल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। अगर ये मान भी लिया जाए कि चलिए ओवैसी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो अपने वोट बैंक के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई बड़े मुस्लिम संगठन भी खास तौर पे खुले तौर पे इस बिल का जो है विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल को मुस्लिम विरोधी और इस्लाम के खिलाफ एक बड़ी साजिश बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष अरशद मदनी ने अपने एक्स पे पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि वक्फ कानून नहीं बल्कि एक धार्मिक मामला है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है मौलाना का। वक्फ बोर्ड बिल एक धार्मिक मामला है। इस आधार पे ये राजनीतिक पार्टियां इसमें छोटे मोटे संशोधन करके उस बिल को लाने की तैयारी कर रही हैं। वक्फ हमारा इस्लामिक धार्मिक मुद्दा है, इसीलिए हम वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हैं। 1991 का कानून लागू होने के बाद सब कुछ वैसा ही रहना चाहिए जैसा 1947 के बाद मुसलमानों के हक में था, जिसका कोई भी मुस्लिम विपक्षी दल पालन नहीं कर रहा है। बनारस की मस्जिद या कोई अन्य मस्जिद अगर इस कानून के दायरे में रखी जाती है तो माना जाएगा कि देश में कानून का कोई महत्व नहीं है। देखा आपने कि ये बिल्कुल साफ है ना कि वक्फ की जमीन सरकारी मामला नहीं है, क्योंकि वक्फ वाली जो प्रॉपर्टी होती है जो किसी मुस्लिम की हो वो अपनी औलादों के वक्फ कर दे। आपको बता दें कि वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ठहरना होता है। वक्फ के बाद जो है जो इस्लामी रिवायत है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि वक्फ का मतलब होता है दरअसल उन संपत्तियों से है जो कि इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या अध्यात्म उद्देश्यों के लिए समर्पित है। वक्फ इस्लाम में ये एक तरह का अर्थर्थ बंदोबस्त है। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो कि इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये चल अचल दोनों तरह की हो सकती हैं। ये दौलत वक्फ बोर्ड के तहत आती है। जैसे ही संबंधित संपत्ति का स्वामित्व बदलता है तो ये माना जाता है कि ये संपत्ति मालिक से अल्लाह को हस्तांतरित हो गई है। इसके साथ ही ये अपरिवर्तनीय हो जाता है और इसमें कोई भी हेरफेर नहीं कर सकता है। सबसे अहम बात जो है वो ये है कि संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही इसको धार्मिक कार्यों के अलावा किसी अन्य कार्यों में लगाया जा सकता है। जब बीजेपी की सरकार इस नियम को बदल के अब अपने निमंत्रण में लेने और वक्फ की संपत्तियों से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है, इसी को लेकर के विरोध शुरू हो गया है। अभी तक मुस्लिम समुदाय इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों और सांसदों के भरोसे पे था, लेकिन अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अब सीधे तौर पर मैदान में आ गया है। आपको बता दूं कि संसद के में चल रहे इसी सत्र के आगाज में ही वक्फ बिल पेश होना था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मैदान लेते ही बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। बीजेपी इस बिल को सत्र के आखिरी समय पर लाएगी। जो रिपोर्ट के हवाले से खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि वक्फ बिल को 24 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में पेश किया जाएगा। खबर है कि वक्फ संशोधन विधेयक के लिए सरकार ने सहयोगी दलों से फिर से बातचीत शुरू कर दी है। इसी क्रम में तेलुगु देशम पार्टी की जनसेना के साथ जो है वो चर्चा हुई है। सरकार की योजना 21 मार्च तक सभी सहयोगियों से विधेयक पे विमर्श की प्रक्रिया पूरी कर लेने की है। वित्त विधेयक को पारित कराने से पहले सरकार ने अनुदान मांगों को पारित कराने की भी योजना तैयार की। माना जा रहा है कि ये सरकार एक नए स्टंट है। सरकार अपने सहयोगियों को अनुदान के साथ ब्लैकमेल करना चाहती है। कहा जा रहा है कि मंगलवार से राज्यसभा में गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे मंत्रालयों के और लोकसभा में कृषि, जनशक्ति, शहरी विकास सहित कुछ अन्य मंत्रालयों के अनुदान मांगों पे क्रमवार चर्चा करने की है। जिन मंत्रालयों के अनुदान मांगों पे 20 मार्च तक चर्चा नहीं हो पाएगी उन्हें इसी दिन या फिर 21 मार्च को गिलोटिन लाकर के बिना चर्चा के पारित करा जाएगा। इसी के साथ ही 24 मार्च के बाद पहले सप्ताह में नए वक्फ बिल पेश किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल संशोधन के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पे 13 मार्च को बड़ा प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता का दावा है कि सीए जैसा बड़ा आंदोलन हो सकता है। आप भी सुनिए सैयद कासिम रसूल इलियास का ये बयान। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि अब जो वक्फ पर जो बिल ला रहा है पार्लियामेंट में, पूरी जेपीसी की प्रक्रिया होने के बाद में वो बिल पर हमारे बहुत सारे एतराज़ात है, बहुत सारा हमारा उसका विरोध है और हम उसको स्पष्ट तौर पर सामने रखना चाहते थे। और हम ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जी जो है उसके अलाई हैं एनडीए गवर्नमेंट के और एक सेकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसको सपोर्ट ना करें। उस बिल को अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे उनकी एक सेकुलर छवि बाकी रहेगी और उन्होंने जो बहुत सारे कार्य किए हैं मुसलमानों के लिए, उस कार्य पर कभी लोगों को एहतराम रहेगा कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो एक ऐसा गलत काम अगर वो कर देते हैं तो पूरे कामों पे पानी फिर जाता है। हम आज के इस माध्यम से, आपके माध्यम से नीतीश कुमार जी तक ये बात मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि साहब ये गलत काम वो ना करें
वो बिल को सपोर्ट न करें। बिल को सपोर्ट न करने से कुछ बहुत ज़्यादा उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्हें ये कहना चाहिए कि ये बिल पे बहुत सारी आपत्तियां हैं मुसलमानों को, और ये बिल से लोग उसके खिलाफ है, और इसलिए हम इस बिल को सपोर्ट नहीं करते। अगर वो ये बात कह देंगे तो ये बिल मंजूर नहीं होगा पार्लियामेंट से। यही बात हम कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ आए हैं। देखिए, अगर बिल मंजूर हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारा ये कहना है, और नीतीश कुमार जी का उसको सपोर्ट होता है, तो फिर नीतीश कुमार जी को भी ये बात भूल जाना चाहिए कि उसके बावजूद भी मुसलमान उनको सपोर्ट करता है। सुना आपने, वो ना सिर्फ बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर रहे हैं बल्कि उन्होंने साफ तौर पे नीतीश कुमार को अल्टीमेटम भी दिया है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली है। यहाँ एक और जहाँ बिल 24 मार्च के बाद सदन में लाने और इससे पहले एक बार फिर से अपने सहयोगियों से बात कर रही है। ऐसे में साफ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आ जाने से पूरा मामला ही फंस गया है। अब 13 को दिल्ली के जंतर मंतर पे लेकर के पेंच फंसा है, क्योंकि अभी तक परमिशन नहीं मिली है। दूसरी ओर जो है, सरकार ने पिछली बार देश के जिन जिन हिस्सों में प्रदर्शन किया था वहां पे बड़ी संख्या में अभी से फोर्स दिखने लगी है। माना जा रहा है कि देश में फिर से एक बार सीएए और एनआरसी जैसा माहौल ना बनने पर इसकी काट में अभी से सरकार जुट गई है। आपको पूरे मामले में आपका क्या सोचना है? क्या बीजेपी की मुस्लिमों की जमीन और संपत्तियों को हड़पने के लिए जानबूझ करके वक्फ बिल में संशोधन कर रही है? क्या ये एक प्लानिंग के तहत मुस्लिमों की बीजेपी जो है सब कुछ ऐसा कर रही है? क्या मुस्लिमों को इस पे विरोध प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या मौलाना अरशद मदनी और अजदुद्दीन ओवैसी के दावे सही हैं? आपको जो कुछ भी लगता है अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताइएगा, और इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।